नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद लेस मिश्रा में। और आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर के अंतर्गत बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा की। विशिष्ट शिक्षा क्या है, किस किस प्रकार के बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशंस है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है, इन सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि विशिष्ट शिक्षा का जो अर्थ है वो हम जानेंगे। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों को शिक्षित किया जाता है। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी होगी कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बच्चों को शिक्षित किया जाता है, विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है। आइए देखते हैं। शब्द विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत उन सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। मतलब उन सभी पक्षों को सम्मिलित करेंगे हम विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत जो कि विशिष्ट बालकों पर लागू होगी। ये शिक्षा सामान्य बालकों पर लागू नहीं होगी। किन पर लागू होगी? विशिष्ट बालकों पर ये लागू होती है। अब विशिष्ट बालक कैसे होंगे? वो विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं और प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं। ठीक है, अथवा विशिष्ट गुण संपन्न के रूप में बालकों पर अपनाई जाती है। मतलब शारीरिक रूप से विशिष्ट कौन हो गए? वो बच्चे हो गए जो कि शारीरिक रूप से विकलांग हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे के पैर में पोलियो हो, ठीक है ना, हो सकता है किसी बच्चे की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो सकता है किसी बच्चे का हाथ में हड्डी में कुछ दिक्कत हो सकता है बच्चे की आँख में दिक्कत हो, ठीक है, हो सकता है कि उस बच्चे के कान में दिक्कत हो। तो इस प्रकार के बच्चे शारीरिक रूप से विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। मानसिक रूप से विशिष्ट बच्चे कौन होंगे? वे बच्चे होंगे जिनकी चिंतन क्षमता कम होगी, ठीक है, जो धीरे धीरे सीखेंगे, जिसे हम स्लो लर्नर बोलते हैं, ठीक है, धीरे सीखने वाले, ठीक है ना, स्लो लर्नर हो गए। इसके अलावा मानसिक मंदित हो गए, मेंटली रिटार्डेड हो गए। कौन हो गए? मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार के बच्चे मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएंगे। अब बात इसमें कही गई है प्रतिभाशाली बच्चों की। किसकी बात की गई है? प्रतिभाशाली बच्चों की। प्रतिभाशाली बच्चे वो होंगे जिनकी सोचने की, समझने की, चिंतन करने की जो शक्ति होगी वो सामान्य बच्चों से कहीं बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इस प्रकार के बच्चों की जो सोचने की, समझने की, कार्य करने की जो क्षमता होगी सामान्य बालकों से कहीं ज़्यादा होगी। और इस प्रकार के बच्चों की जो आईक्यू लेवल होता है वो 120 से प्लस में रहता है। इसमें क्या रहता है कि आईक्यू लेवल का भी एक यहाँ पर बात अगर हम करें तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है वर्गीकरण किया है। तो मेरा मानना तो यही रहता है कि 120 प्लस जिसका आईक्यू रहेगा वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में होगा। किसके? प्रतिभाशाली के। वो कैसा बच्चा होगा? प्रतिभाशाली बच्चा होगा। तो इस प्रकार के कैसे बच्चे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उन सभी बच्चों पर जो हमारी स्पेशल एजुकेशन है वो अपनाई जाएगी, ठीक है ना। स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें और इसको कॉन्सेप्ट को अगर हम आसानी से समझना चाहें तो हम और भी आसानी से समझ सकते हैं। विशिष्ट शिक्षा में क्या होगा? जो हमारा बच्चा है वो विशिष्ट होगा, ठीक है। विशिष्ट क्या? बालक होगा। विशिष्ट हमारी कक्षा होगी, विशिष्ट उस कक्षा के अंतर्गत प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा, ठीक है। विशिष्ट विद्यालय होगा। ये सारी चीज़ें विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आएंगी। और इन सभी को परिपूर्ण करने के लिए जो कक्षा भी होगी विशिष्ट, उसमें जो रिसोर्सेज होंगे वो भी कैसे होंगे? विशिष्ट होंगे। जो रिसोर्सेज होंगे, जो संसाधन होंगे वो भी विशिष्ट होंगे, ठीक है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाध्यताओं, ठीक है, ये मैं एक दिन वीडियो इस पर भी बना दूंगा कि बाध्यता क्या है, ठीक है ना, अक्षमता क्या है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। बाध्यता मतलब किसी कार्य को करने में जब हमें बाधा हो, ठीक है, हम उस कार्य को सही ढंग से ना कर पाए, हम बाधा महसूस करने लगें, ठीक है, तो उसे हम बाध्यता कहते हैं। से संबंधित सेवाएं जैसे यातायात, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, चलने फिरने से दिक्कत है उसे, ठीक है, तो उसे लाने की, ले जाने की व्यवस्था, यातायात की, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाती है इसके अंतर्गत। चिकित्सा,
बच्चे की मेडिकल जांच कराने के बाद बच्चे में अगर अपेक्षित सुधार संभव है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि वो बच्चा, उस बच्चे की जो बाध्यता है या उस बच्चे की जो क्या कहना चाहिए समस्या है, उसको थोड़ा कम किया जा सके। मनोवैज्ञानिक निर्धारण, ठीक है ना, साइकोलॉजी बेस पे हम चीज़ों को निर्धारित करेंगे कि किस किस प्रकार की सेवाएं इस बच्चे को देनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भौतिक। भौतिक संसाधन के अंतर्गत जो है किस प्रकार का कक्ष होना चाहिए भाई, उसमें उजाला होना चाहिए, ठीक है ना। अ, क्योंकि उजाला अगर नहीं होगा तब भी दिक्कत है, हवादार कमरे होने चाहिए। इन सारी चीज़ों की हम बात भौतिक संसाधन के रूप में कर लेते हैं। शारीरिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, कुछ बच्चों को जिन्हें चलने में दिक्कत होती है या बोलने में दिक्कत होती है तो उनको हम थेरेपी देते हैं। जैसे जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है उनको हम स्पीच थेरेपी देंगे, ठीक है। जिन बच्चों को चलने में दिक्कत होती है उन्हें हम स्टिक के माध्यम से या फिर बैसाखी के माध्यम से चलने का प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। और व्यावसायिक प्रशिक्षण, सबसे बड़ी बात हो जाती है व्यावसायिक प्रशिक्षण की। व्यावसायिक प्रशिक्षण देना जरूरी है इस प्रकार के बच्चों को। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये बच्चे को हम ट्रेनिंग दे देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका प्लस पॉइंट ये रहता है कि इस प्रकार के बच्चों को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो इस प्रकार के बच्चे व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं, जैसे दरी बनाना, ठीक है, बेंत की कुर्सियाँ बनाना या और कोई हाथ का काम, जिसको बच्चे जो है आसानी से करके सीख सकें और उससे वह अपनी रोजी रोटी, अपना जीवन यापन कर सकें। समय समय पर उन बच्चों को परामर्श भी दिया जाएगा कि आपको बेटा ऐसा करना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन और उन्नत बन सके, जिससे कि उनका प्लेसमेंट हो सके, स्थापन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, उनका प्लेसमेंट हो सके आदि की भी आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त संसाधन आवश्यक हैं। किस किस की बात हमने की थी अभी? यातायात की बात की थी, चिकित्सा की बात की थी, मनोवैज्ञानिक निर्धारण, भौतिक, शारीरिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन सभी की आवश्यकता, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता किसमें होगी? स्पेशल एजुकेशन में होती है, जो शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने में सक्षम है। अगर ये सारे चीज़ें, फैसिलिटीज़ हम बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं किसी स्पेशल बच्चे को, तो उसकी जो शिक्षा होगी, ठीक है ना, वो थोड़ी सी कैसी होगी? इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, प्रभाव डालेगी, जिससे कि वो बच्चा सीख सकेगा और मेन स्ट्रीम में आ सकेगा, मुख्य धारा में आ सकेगा, समाज के साथ चल सकेगा, राष्ट्र के निर्माण में अपना भी योगदान दे सकेगा। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। तो किर्क महोदय ने एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? 1962 में एक डेफिनेशन उन्होंने दी है कि विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है, उनकी तरफ इशारा करता है। इंगित मतलब इशारा करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है, जैसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है। इन्होंने फिर किर्क महोदय ने कह दिया कि वह सारी शिक्षा, ठीक है, उन सारी चीज़ों की बात होगी, उन सारी प्रक्रियाओं की बात होगी जो विकलांग बालकों पर, ठीक है, जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से विकलांग हो तथा प्रतिभाशाली हो, या फिर सामान्य बच्चों से, श्रेष्ठ बुद्धि रखने वाले बच्चों की बात की गई है। उन सब के लिए इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन औसत बालक मतलब हमारा सामान्य बच्चा। कैसा बच्चा? सामान्य बच्चा। सामान्य बच्चे पर यह शिक्षा लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सामान्य बच्चा सामान्य कक्षा में ही सीखने के लिए उसके पास पर्याप्त चीज़ें और संसाधन रहती है, उसे विशिष्ट संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि विशिष्ट शिक्षा में हम क्या करते हैं कि जो हमारे विकलांग बच्चे होते हैं, उन बच्चों की सुविधा के अनुसार चीज़ों को फ्लेक्सिबल कर देते हैं, यूनिट्स को तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक यूनिट को 10 बार में पढ़ाएंगे तो इतने में सामान्य बच्चा क्या होगा? बोर हो जाएगा, ठीक है, वो अपने पद से भटक जाएगा। तो जो विशिष्ट शिक्षा होती है वो सामान्य बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हल्हन और कॉफमैन, ये भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है विशिष्ट शिक्षा की, कि विशिष्ट शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किए गए संसाधनों, कैसे? विशेष रूप से स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ये साधन, ठीक है, ये जो साधन होंगे वो स्पेशली डिज़ाइन किए जाएंगे, ठीक है। किसके लिए? इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे कि जो विशिष्ट बच्चे हैं, हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनको हम क्या दे सकें? ट्रेनिंग दे सकें, उनको प्रशिक्षण दे सकें। इसके लिए विशिष्ट साधन, तो बहुत सारे स्पेशल रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, ठीक है। जो अध्यापन मतलब कहने का जो टीचिंग होगी वो भी हमारी स्पेशल होगी, और उसमें जो टीचर होगा हमारा वो स्पेशल एजुकेटर होगा जिसने कि प्रशिक्षण ले रखा होगा। तकनीक, स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जिससे कि उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कंटेंट है हमारा, जो पाठ्य सामग्री है, ठीक है, या जो हमारा प्रशिक्षण है, उसे रोचक बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके, ठीक है। उपकरण, बहुत सारे उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे
विशिष्ट बच्चों में विकलांग बच्चा है तो उसके लिए बैसाखी देना, या फिर व्हील चेयर देना, फ्लिनन चार्ट देना अंधे बच्चों के लिए, ठीक है ना, ब्रेल लिपि का यूज़ करना, तथा अन्य सुविधाओं जिनकी भी आवश्यकता हो बच्चे के अकॉर्डिंग। क्योंकि विशिष्ट शिक्षा कहीं ना कहीं एक देखी जाए तो इंडिविजुअल अटेंशन की तरफ इशारा करती है, जिसमें कि बच्चे को जिस प्रकार की सुविधा चाहिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी बाध्यता के अकॉर्डिंग हमें वो उसे प्रोवाइड करानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए रेगुलर वे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब एक डेफिनेशन और दी है विकलांग शिक्षा अधिनियम ने। किसने दी है? विकलांग शिक्षा अधिनियम ने दी है एक डेफिनेशन। क्या दी है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया अनुदेशन है, एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, प्लान किया गया है, ठीक है, किसके लिए? जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं, ऐसे बच्चों की आवश्यकताएं जो कि विकलांग हैं, स्पेशल हैं, ठीक है, जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते सामान्य बच्चों के साथ, ऐसी जो है आवश्यकताएं होती हैं किसकी? हमारी विशिष्ट बच्चों की। तो उनके लिए ये अनुदेशन, ये इंस्ट्रक्शन तैयार किया जाता है, ठीक है, और उन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है ये काफ़ी हद तक। इस वर्ग में कक्ष अनुदेशन, कक्षा के अंतर्गत जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे, किस तरीके से आप टीचिंग करते हैं। गृह अनुदेशन, घर के लिए किस प्रकार का आप अनुदेशन देते हैं। अस्पतालीय, ठीक है, अगर कोई बच्चा सीवियर मोड में है, ठीक है, अगर अत्यधिक गंभीर है वो, तो उसके लिए अस्पताल भेजा जाएगा, अस्पताल में इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि उसे किस किस चीज़ को फॉलो करना है। इसके अलावा संस्थानीय अनुदेशन, जो शिक्षा का संस्थान है उसमें किस प्रकार का अनुदेशन देना है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अगर बात करें तो विकलांग शिक्षा आयोग शिक्षा अधिनियम के अनुसार अनुदेशन की बात की गई है, और ये अनुदेशन कैसा होगा? यह अनुदेशन, ठीक है, कक्षा का अनुदेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, कक्षा का अनुदेशन हो सकता है, घर का अनुदेशन होता है, अस्पताल का हो सकता है, और संस्थान का हो सकता है। इस प्रकार के अनुदेशन को इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्लियर हुआ होगा आपका कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लें इन विशेषताओं के आधार पर हमारी क्या क्या, ठीक है ना, जानकारी हम निकाल सकते हैं इन डेफिनेशंस के माध्यम से। इन डेफिनेशंस के माध्यम से हमें पता चलता है क्या कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों जैसे दृष्टिबाधित, जिसके बच्चे की आंख में दिक्कत है, श्रवण अक्षम, जो कानों से बहरा है, ठीक है, या सुनने में जिसे दिक्कत है, मानसिक मंद, जिसका क्या मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति बहुत कम है, ठीक है, अधिगम अक्षम, ठीक है, लर्निंग डिसेबल्ड है, जिसे किसी एक क्षेत्र में या दो क्षेत्र में वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है वो, ठीक है, तथा प्रतिभाशाली बालक, जो हमारे गिफ्टेड बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए तैयार किया गया क्या है? ये एक अनुदेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं विशेष शिक्षा में विशेष साधनों जैसे ब्रेल, एबेकस, ट्रेलर फ्रेम, साइन लैंग्वेज आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जिसे जो चाहिए, ब्रेल लिपि अंधे बच्चों के लिए, एबेकस गिनती के लिए होता है, ट्रेलर फ्रेम का प्रयोग किया था, साइन लैंग्वेज, ठीक है, जो गूंगे बहरे बच्चे हैं, आपने उससे पहले कभी समाचार आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक तरफ समाचार बोले जाते थे और एक तरफ छोटी सी बॉक्स में एक महिला उंगली और हाथ का इशारा कर करके समझाती थी, तो वो साइन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए कैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है? स्पेशल, जो कि सामान्य बच्चों पर ना लागू हो। सामान्य विधियाँ सामान्य बच्चों के लिए होती हैं, विशिष्ट विधियाँ विशिष्ट बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट 4th नंबर है, यह अनुदेशन विशिष्ट बालकों के लिए लाभप्रद है, ना कि सामान्य बच्चों के लिए। तो अगर हम बात कर लें कि इस अनुदेशन की, जो हमारा स्पेशल एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, वो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो विशिष्ट बच्चों के लिए लाभदायक है, ना कि हमारे सामान्य बच्चों के लिए। सामान्य बच्चों के लिए तो ये कैसा हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम चीज़ों को तोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों की। देखिए, जब तक कोई उद्देश्य नहीं होता हम कार्य नहीं करते, और अगर ये स्पेशल एजुकेशन का टर्म आया है तो इस टर्म के आने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। तो कुछ उद्देश्य ये हैं। विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य समान होते हैं, जैसे बालकों को उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से मानवीय संसाधनों का उत्थान। सेम ही है, सेम ही होते हैं उद्देश्य सामान्य शिक्षा के भी और विशिष्ट शिक्षा के भी, ठीक है, लेकिन ये मेनली फोकस करते हैं विशिष्ट बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ठीक है। मानवीय संसाधनों के स्थान, देश का विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास,
व्यावसायिक कार्यकुशलता ट्रेनिंग दे दी जाती है, वोकेशनल आदि प्रदान करना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा के कुछ अन्य भी उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं क्या है कि शारीरिक दोष युक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्व पहचान तथा निर्धारण। अब स्पेशल एजुकेशन जो है वो केवल ऐसे नहीं कि बच्चा गया और उसको जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, नहीं। अगर कोई विशेष बालक है जिसमें शारीरिक दोष है, ठीक है, इसके शरीर में कुछ कमी है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि उसको जाते ही पढ़ा दिया जाएगा। उसके पास सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम ये जानेंगे कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है, और उन आवश्यकताओं को निर्धारित कैसे किया जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शारीरिक दोष की दशा में इससे पहले कि गंभीर स्थिति को प्राप्त करें। देखिए शारीरिक दोष भी कई प्रकार का है, एक शुरुआती स्टेज होती है, एक मध्य होती है और एक गंभीर अवस्था आ जाती है। तो बच्चा जब जाता है, ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि बच्चा किस अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है, मध्य है, ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा गंभीर स्थिति में नहीं है तो हम उसे उस गंभीर स्थिति में ना पहुँचे, उसके लिए हम क्या कर देंगे, रोकथाम के उपाय करने शुरू कर देते हैं। बालकों की सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा बालकों को शिक्षा दी जाती है। अब घिसे पिटे बही ढर्रे पे नहीं चलेंगे भाई। देखो सामान्य बच्चों के लिए तो आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, लेक्चर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन विशिष्ट बच्चों के लिए आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है ना। यूनिट्स को तोड़ना होगा, तोड़ने के बाद उन्हें कहानी के माध्यम से आपको सिखाना होगा, एनिमेशन के माध्यम से या वीडियोज़ के माध्यम से सिखाना होगा, और क्लास का जो वातावरण होगा वो भी हमें आपको फ्लेक्सिबल रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक बाधित बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्यकुशलता के बारे में समझाना तथा बालकों की उत्पन्न समस्याओं एवं कमियों के बारे में सुरक्षा तथा रोकथाम के उपाय करना। अब क्या करना है कि कोई भी शारीरिक रूप से बाधित बालक है तो सबसे पहले हमें उसके माता पिता जो परिवार के लोग हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना है और बताना है कि इस बच्चे में कमियां नहीं हैं, ये बच्चा इस कार्य में निपुण है, इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कुशल तरीके से करता है, ठीक है। तो उसके जो भी क्या स्किल्स हैं उसके बारे में बताना और उसके स्किल्स को और डेवलप कराना। मेनली क्या होता है कि इस प्रकार के बच्चे को माँ बाप बोझ समझते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, माता पिता को कॉन्फिडेंस में लेना है, ठीक है। और बालक को कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है, कमियां हैं, उन सारी बारे में बताकर फिर उन बच्चे को सुरक्षा प्रदान करें। सुरक्षा ऐसे नहीं कि लाठी डंडा दिलाना है, ठीक है। सुरक्षा प्रदान करने से ये है कि कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से, सामाजिक रूप से उसको सुरक्षा दिलानी है, जिससे कि उसे ये ना लगे कि मैं भाई समाज पर बोझ हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रोकनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा फोर्थ, शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी देना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन तैयार करना। अगर किसी क्लास में शारीरिक रूप से बाधित हैं, उनको शिक्षा दी जा रही है, तो शिक्षण के दौरान बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीख पाते और एक गति से नहीं सीख पाते, इसलिए इस प्रकार के बच्चों की जो शिक्षण में समस्याएं आएंगी उनको जानना, ये काम टीचर करेगा कि किस बच्चों को क्या समस्या आ रही है, बच्चे को ही बताना चाहिए, ठीक है। तो उसकी जानकारी लेना और उस जानकारी के आधार पर एक संगठन आप तैयार कर लीजिए विद्यालय स्तर पर, ठीक है, और उस संगठन के द्वारा उस बच्चे के वेलफेयर के लिए, उसकी समस्याओं को समाधान के लिए क्या होगा, कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वास करना। पुनर्वास करना मतलब रिहेबिलिटेशन करना, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा यही कहती यही है कि भाई अगर हम इन्हें शिक्षा दे रहे हैं तो हम इनको पुनर्वासित कर दें, ठीक है ना, इनका स्थापन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है 6, विद्यालय के भौतिक वातावरण को विकलांग बच्चों की उपयोगिता के अनुरूप बनाना, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कोई विद्यालय है, वहाँ पर कोई विकलांग बच्चा है जो कि पैर से विकलांग है, तो उसके चढ़ने के लिए, उतरने के लिए रैंप का यूज़ कराना, ठीक है, रैंप बनवाना, व्हीलचेयर मुहैया कराना, पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो इस तरीके से कराना कि बच्चा खुद लेके पी सके, ठीक है। वॉशरूम इस प्रकार की व्यवस्था कराना कि बच्चा आसानी से वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह जा सके, ठीक है। तो चीज़ों को अनुकूल बनाना है बच्चे के लिए, प्रतिकूल नहीं बनाना, क्योंकि चीज़ें जब जितनी ज़्यादा चीज़ें बच्चे के अनुकूल होंगी, बच्चे के शिक्षा ग्रहण करने की चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के मापन के लिए सूचनाओं का संग्रह करना। अब हमें ये भी देखना है, बच्चों को जब हम एजुकेशन दे रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं, तो अब हमें ये करना है कि भाई जो बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताएं थी वो कहाँ तक पूरी हुई, उसके लिए हम मापन करेंगे, ठीक है। और मापन के आधार पर हम जो सूचनाएँ होंगी, एक रिकॉर्ड होगा, एक इन्फॉर्मेशन होगी, वो रिकॉर्ड हम बनाएंगे। नेक्स्ट
8 नंबर, अभिभावक एवं समुदाय में विकलांगता के रोकथाम के लिए योजना तैयार करना एवं उसे प्रस्तुत करना। अब जो समुदाय है, हमारा समाज है, उसके बीच में हमें जाना है और एक जागरूकता कार्यक्रम चलाना है जिससे कि विकलांगता को रोका जा सके। इसके लिए एक हम पूरी प्लानिंग करेंगे प्रॉपर, और उसे उस समाज में जाकर या माता पिता जो हैं उनके सामने जाकर उसे क्या प्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर कि विकलांग बच्चों के शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना। हमें जब हम किसी विकलांग बच्चे को शिक्षा देंगे तो किस प्रकार के लक्ष्यों को उसे प्राप्त करना है, ये हम पहले से ही निर्धारित करेंगे। अगर हम निर्धारित नहीं करेंगे तो हमारी जो शिक्षा होगी कैसी हो जाएगी, भटक जाएगी, लक्ष्यहीन हो जाएगी। 10 नंबर है गतिविधि आधारित शिक्षण कार्यक्रम का निर्माण करना। मतलब जो भी टीचिंग होगी वो कैसी होगी भाई, एक्टिविटी बेस्ड। कैसी होगी, एक्टिविटी बेस्ड होगी। तो ये टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए जिससे कि बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकें और क्या रहें, सक्रिय रहें, क्योंकि किताबी ज्ञान से ज़्यादा बेहतर एक्टिविटीज़ रहती हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ में हमारे सारे सेंसेस वर्क करते हैं और वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर कोई राय या सुझाव हो तो अपने कमेंट के माध्यम से दीजिए। थैंक यू।